गुड इवनिंग साथियों। आज से हम लर्न इंग्लिश क्लास फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से इंग्लिश सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारी लर्न इंग्लिश क्लास से जुड़िए। आपके लिए इंग्लिश के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी जो भी ग्रामर मिस्टेक हैं आपकी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी ग्रामर की जो भी मिस्टेक हैं सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए साथियों, यहाँ पर लर्न इंग्लिश क्लास में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हिंदी का जो भी सेंटेंस है, दुनिया का कोई सा भी ऐसा वाक्य जो हिंदी का है, उसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर जैसे हम हिंदी में एक सेंटेंस लिखते हैं, राम किताब पढ़ रहा है, वह भोपाल जाएगा। हम क्रिकेट खेल चुके थे। देखिए साथियों, यहाँ पर यदि हमने कोई भी हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें ये समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसे अरेंज कर लेंगे, जमा देंगे, तो वो हिंदी से वाक्य जो भी रहेगा, सेंटेंस जो भी रहेगा, जो भी सेंटेंस रहेगा, इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, राम हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गया ऑब्जेक्ट, पढ़ना, ये पढ़ रहा, ये है मेन वर्ब, और ये हा है जो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके लिए साथियों आप बहुत ध्यान से देखिए हमने 3 सेंटेंस लिए हैं और तीनों अलग अलग टेंस के सेंटेंस हैं। ये देखिए, ये है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, ये फ्यूचर का है और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस। ऐसे सभी वाक्य जिनके अंत में हा आता है वह प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। ये देखिए, ये आखिरी में हा आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये गा आया है, फ्यूचर टेंस, आखिरी वाक्य के जो लास्ट में देखिए, वह भोपाल जाएगा, ये जो गा आया है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, भविष्य काल का वाक्य। जैसे भविष्य काल में हमने हिंदी में पढ़ा है ना कि वाक्यों के अंत में गा गेगी आते हैं तो वह भविष्य काल का होता है, वाक्यों के अंत में था थे थी आते हैं तो वह भूतकाल का होता है, और जिन वाक्यों के अंत में हा आता है वो वर्तमान काल का सेंटेंस होता है। तो ये वही की वही बात है जो हिंदी में हमने पढ़ा है, उसी को हमें इंग्लिश में समझना है और इंग्लिश में कैसे
उसको यूज करते हैं, ये समझना है। यही होती है हमारी इंग्लिश। अभी लर्न इंग्लिश क्लास में हम इस सब चीज़ों को धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट। ये तो अभी देखिए यहाँ पर हमने समझ लिया है कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है, और इसी में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जुड़ी हुई है। ये जाना, ये मेन वर्ब हो गई है, और ये हो गया है ऑब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पर ये हो गया है सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया है मेन वर्ब, और ये हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। इसमें आपकी सहायता के लिए हमने यहाँ पर देखिए चार्ट बनाया हुआ है, वो आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं अभी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत आसान रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस तरह से आप पहचान पाएंगे। ये देखिए साथियों, ये हमने ये चार्ट यहाँ पर ले लिया हमारा, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर लर्न इंग्लिश क्लास फर्स्ट में हम सीख रहे हैं इसे हिंदी से अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को अनुवाद करने के लिए। ये देखिए हिंदी से अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को अनुवाद करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना चाहिए, या ये करना आना चाहिए इसमें। अभी यहाँ पर सूत्र हमारा ये देखिए, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, यही है। अभी ऐसे हिंदी में इसको समझते हैं क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है कर्ता, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, मेन वर्ब को यहाँ पर मुख्य क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी काम होता है उसे कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी देखिए सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आप उनको सब्जेक्ट समझें। यहाँ सब्जेक्ट जो हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए जो यूज करने रहते हैं वो ये सब्जेक्ट हमारे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। यहाँ देखिए आई मतलब मैं, बी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, दे मतलब वे, ही वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट निर्जीव के लिए, और नेम किसी का भी नाम। अभी यहाँ पर देखिए बाकी तो सारी चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। ही, सी, इट ये तीनों के लिए वह है, लेकिन यहाँ पर जैसे वह बाजार जाता है बोलेंगे तो ही से बनेगा, वह बाजार जाती है तो फिर सी से बनेगा। और जैसे बोलते हैं कभी कभी कि बारिश हो रही है, तो ये यहाँ जहाँ कन्फर्म नहीं है या जैसे लगता है कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए इट, जैसे बारिश हो रही है तो इसमें इट से बनेगा। अभी यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसमें जैसे ही और सी तो समझ में आ जाता है, जैसे जो नहीं समझ में आता है और वह से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर आप इट का यूज आसानी से कर सकते हैं। नेम, यहाँ नाम किसी का भी नाम हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको बता दी है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए साथियों हम जो 12 टेंस अलग अलग तरह से पढ़ेंगे, जो 12 टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो अलग अलग यूज होती है वो हमने यहाँ पर आपको समझाइए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की डू, डज, एज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट टेंस की डिड, बाज, वर, हैड बीन। ऐसे ही फ्यूचर टेंस की विल, सेल, विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनका यूज हमें टेंस के अकॉर्डिंग सीखना है। ये फॉर्मूला हमारा रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों अभी हमने यहाँ सीखा कि किस तरह से हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अभी देखिए मेन वर्ब थोड़ा सा और समझ लीजिए इसी में, फिर हम और उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए ये मेन वर्ब होती हैं आपकी, यहाँ पर मेन वर्ब ये होती हैं
देखिए मेन वर्ब होती है 3 फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब होती है। वैसे 5 फॉर्म होते हैं किसी भी क्रिया के मेन वर्ब के। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो वही फोर्थ फॉर्म हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा देते हैं जो बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए वो किया यूज करा जाता है, तो वो हमारी फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर वह जनरली 3 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आपको याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पे 3 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के लिए आपको ये वर्ब है, जैसे पूछना, लाना, खरीदना, बुलाना, साफ करना, कूदना, सीखना, रहना, बनाना, कहना, बेचना, पढ़ाना, पढ़ना, आना, जाना। तो इनको इंग्लिश में इस तरह से ये पढ़ते हैं। देखिए पूछना होता है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। लाना ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। खरीदना वाई, वॉट। बुलाना कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। साफ करना क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। कूदना जंप, जंप्ड, जंप्ड। सीखना लर्न, लर्नड, लर्नड। रहना लिव, लिव्ड, लिव्ड। बनाना मेक, मेड, मेड। कहना से, सैड, सैड। बेचना सेल, सोल्ड, सोल्ड। पढ़ाना टीच, टॉच, टॉच। पढ़ना रीड, रेड, रीड। आना कम, केम, कम। जाना गो, वेंट, गॉन। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि कुछ मेन वर्ब ऐसी रहती हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे रहते हैं। जैसे ये देखिए आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। ब्रिंग, इसमें भी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक सा है। कुछ मेन वर्ब ऐसी रहती है जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग रहते हैं। जैसे से देखिए यहाँ पर अपना जैसे तीनों फॉर्म इसके एक से हैं रीड के, पढ़ने के, रीड, रेड, रीड। अब ये जाना के तीनों फॉर्म अलग हैं, गो, वेंट, गॉन। कुछ मेन वर्ब ऐसी रहती जिनके फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक से रहते हैं। तो जो फॉर्म जैसा है वैसा ही आपको याद रखना है, उसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा और उनका यूज आगे सीखना है। ये हो गई हमारी मेन वर्ब। अभी देखिए साथियों, हमने यहाँ पर समझा है कि फार्मूले में सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, और बचा हुआ जो भी पार्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अभी एक सेंटेंस और हम लिखकर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इसमें। देखिए साथियों, जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है, वह पेन खरीद रहा है, वह पेन खरीद रहा है। अब यहाँ हमने देखा है साथियों कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यही हमें अभी पहले सीखना है कि इसमें कैसा फॉर्मूले में कि भाई सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पर हमने ये समझा है कि ये देखिए सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब हमने देखिए यहाँ पे हम पूरी नहीं लिख रहे हैं, आपको हमने जो चार्ट अभी दिखाया था उसमें सारी अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आपको थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, डू, इज, बाज, हैज, बिल, सेल, हैड। ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब जैसे होती है आपकी जो भी काम होता है, कोई सा भी जो दुनिया का कोई सा भी काम है वो सब मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख ले रहे हैं इसको। जैसे गो,
गो, कम, रीड, सेल, ईट, प्ले, इस तरह से। और ऑब्जेक्ट के बारे में ये बताया गया है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस, वाक्य में अब जो भी बचेगा, सेंटेंस में जो भी कुछ बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे वह, मैं, हम, तुम, आप, या किसी का नाम हो सकता है जैसे राम, मोहन, श्याम, इस तरह से। तो आप सब्जेक्ट को तो पहचान जाएंगे कि भाई शुरू जो होता है वो लगभग लगभग सब्जेक्ट ही रहता है। जो सेंटेंस शुरू होता है जिस चीज़ से, जिस भी वर्ड से, जिस भी वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो वो कहलाता है, हमारा जिस शब्द से शुरू होता है सेंटेंस वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और समझने के लिए हमने ये लिखी भी दी है, इसके लिए ये होता है आपका सब्जेक्ट। फिर लास्ट में हमने अभी आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो सबसे लास्ट में होता है, क्या होता है लास्ट में, जैसे हा, था, गा, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में रहता है, वाक्यों के अंत में हा आता है। देखिए साथियों, हम जो बीच बीच में जो बोल रहे हैं उसको भी आप ध्यान से सुनिए, उससे भी आपको समझ में आएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस में वाक्यों के अंत में हा आता है, जैसे ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वह पेन खरीद रहा है, तो लास्ट में जो हा आया है वो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये देखिए, ये क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब। जो हा आखिरी में आया वो क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। और खरीद रहा, खरीद रहा मतलब जो खरीदना, यहाँ पर लिखा हुआ खरीदना लिखा हुआ वो है मेन वर्ब। या इससे भी अच्छा तरीका ये है कि सब देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब सबसे आखिरी में आती है, और हेल्पिंग आखिरी से इधर तरफ लेफ्ट, आखिरी से हेल्पिंग वर्ब के साइड में जो भी कुछ रहता है, जैसे खरीदना, बेचना, खाना, पीना, वो होता है मेन वर्ब। ठीक है, इसके अलावा जो भी कुछ बचता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में वाक्य का बचा हुआ इसके अलावा, मतलब ये जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब के अलावा बचा हुआ भाग, वाक्य का बचा हुआ भाग, इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस। ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ गए हैं कि आपका यहाँ पर किस तरह से फॉर्मूले में सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये किस तरह से यूज करना रहता है इनका, ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको आपको हिंदी के वाक्य से पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसके लिए आपको ये बात यहाँ ध्यान रखनी है कि पहला जो वाक्य वर्ड रहेगा, जो शब्द पहला रहेगा वो सब्जेक्ट होता है। और अच्छे से समझने के लिए आपको ये इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, आप याद भी कर सकते हैं। और वाक्य का सबसे आखिरी का जो वर्ड रहेगा, जैसे हा, था, और भविष्य काल के लिए जैसे आता है गा, तो वो क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साइड में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाजू में इस तरफ, ये देखिए मेरे फिंगर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब के बाजू में इधर तरफ साइड में जो भी कुछ रहता है वो मेन वर्ब रहती है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, यही आपको कंफ्यूज करेगी। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आखिरी का क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में सबसे आखिरी में जो हा, था, गा होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब के साइड में जो भी कुछ लिखा रहता है वो होता है मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद में
देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। यहाँ से देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब इसके बाद में जो भी कुछ बचता है, देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, वाक्य का बचा हुआ भाग। तो जैसे अभी इसमें पेन बचा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अभी इतना हो गया। अभी देखिए अभी यहाँ पर इसके बाद में आपको सीखना है टेंस। ये हो गया टेंस, इसको बोलते हैं काल। ठीक है, अभी हमने कितने टेंस पढ़े हैं, देखिए मुख्य रूप से हमारे 3 टेंस होते हैं जो हिंदी में हमने पढ़े हैं ना, वही की वही। देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस, होता है फ्यूचर टेंस, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस होता है भविष्यकाल। ये होता है भविष्यकाल। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में हा, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में हा आता है वो वर्तमान काल कहलाते हैं, और था आता है जिनके अंत में वो भूतकाल कहलाते हैं, भूतकाल के वाक्य रहते हैं, और जिनके अंत में गा आता है वो भविष्यकाल के वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। अभी यहाँ पर आप देखिए कि एक नोट याद रखिएगा, नोट अंग्रेजी में प्रत्येक काल को 4 भागों बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं, सबसे पहला होता है इंडेफिनिट, इसे सिंपल भी बोलते हैं। फिर होता है कंटिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। प्रेजेंट के देखिए, प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग। तो इस तरह से टोटल कितने टेंस हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 12 टेंस। तो हमें टोटल 12 टेंस पढ़ने हैं, 12 टेंस पढ़ने हैं।
देखिए साथियों, आज की वीडियो में हमने ये समझा है, आज की क्लास में हमने ये समझा है कि जो इंग्लिश में जो भी सेंटेंस है उसको हमको ट्रांसलेशन करना है। तो उसके लिए हमें फार्मूला यूज होता है, एक फार्मूला यूज होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो उसमें हमें हिंदी वाले सेंटेंस में किस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ये होते हैं, पहचान हमने इनकी करना है। तो वो सब चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं। तो अभी आपको ये सब चीज़ें जो बीच बीच में बताई गई, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ध्यान रखना है और याद रखना है। फिर हमने ये यहाँ पर ध्यान दिया है कि भाई जो भी टेंस 12 टेंस है हमारे, उसमें हम अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह से यूज सीखेंगे इस फॉर्मूले का। तो आप इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका अगला पार्ट डालेंगे तो उसके लिए आप पहले से तैयारी करके रखिएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह का मतलब जो मेन वर्ब हमने आपको बताई हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। और आपको जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें बातें नहीं समझ में आ रही हैं, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। उसके लिए हम आपको कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।